दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे जंगल होते हैं जो दिखते तो मामूली हैं, पर होते हैं वाकई कमाल के। यहां पतझड़ की रंग बिरंगी पत्तियां दिलकश लैंडस्केप बनाती हैं, जैसे ढलते सूरज को अलविदा न कहना चाहती हों। कुछ जगहों पर यह सब अनोखा नहीं लगता है, और ये जंगल मिलते हैं साउथ अफ्रीका में। यहां यूरोप के पतझड़ जैसा माहौल लग रहा है, पर यह है ठंडी और सूखी गर्मियों के बीच वाला हिस्सा। दक्षिण के ये मामूली वन इक्वेटर के घने जंगलों या फिर घास वाले मैदानों से काफी दूर हैं, जहां लाखों ज़ीब्रा और विल्डबीस्ट चरते रहते हैं। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के इस हिस्से में इनकी मौजूदगी अजीब लगती है। ऐसा लगता है ये यहां के हैं ही नहीं। पर यहीं पर अफ्रीका के सबसे कमाल के जीव इस अनोखे वन के साथ एक अनूठा रिश्ता बनाकर रहते हैं। सदर्न अफ्रीकन बुशवेल्ट बोत्सवाना, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका और सदर्न जिम्बाब्वे के साउथ ईस्टर्न कोने में मौजूद है। यह अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से में मौजूद विशाल सवाना का हिस्सा है, और यह इस कॉन्टिनेंट के 54% हिस्से को घेरे हुए है। सदर्न अफ्रीकन बुशवेल्ट एक क्लासिक सवाना है। यहां कई तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। यहां चारागाहें भी हैं और छोटी संकरी और बड़ी पत्तियों वाले पेड़ भी, जिनमें इलाके के हिसाब से थोड़ा बदलाव नजर आता है। बुशवेल्ट बेशक घना जंगल ना हो, पर फिर भी ये पेड़ों और झाड़ियों के लिए एक खूब बड़ी भूल भुलैया है। यहां रहते हैं बहुत सारे जानवर, जिनमें से कई विलोपन का गंभीर खतरा झेल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक राइनो। यह स्क्रब लैंड इनका आखिरी आशियाना है, इनकी इकलौती बची सैंक्चुअरी। ये झाड़ियां इनका पेट भी भरती हैं, क्योंकि ये इन कम ऊंची वाली डालियों, पत्तियों और पौधों को ही खाते हैं। अपनी शानदार हॉर्न स्मेल्ट के जरिए ये ऐसे रसीले पौधों को ढूंढते हैं जो ठंड और बंजर साउथ की गर्मियों को झेल चुके होते हैं। माँ और बच्चे को साल के दौरान टेम्परेचर में होने वाले जबरदस्त बदलावों का सामना करने लायक होना चाहिए, जैसे -3 डिग्री नीचे से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। गर्मियों में इनके कुछ इलाके रात में फ्रीज हो सकते हैं, इसलिए 2 साल का ये बच्चा, जिसका वजन करीब 500 किलो होता है, अपनी माँ का दूध पीता रहता है, ताकि सूखी और ठंडी गर्मियों में जिंदा रह सके। बेशक बुशवेल्ट मामूली लगता है, पर यहां इस इलाके में कई बड़े जीव रहते हैं। बफेलो, ज़ेब्रा और विल्डबीस्ट इस इलाके में घूमते रहते हैं। कम पेड़ों वाले इस इलाके में उनका आना जाना लगा रहता है। कुडू और इम्पाला हिरणों के घबराए से झुंड झाड़ियों में छिपे रहते हैं। भागकर झाड़ियों में छिपने से सिक्योरिटी का एहसास होता है, पर यह हमेशा सेफ नहीं होते।
वाइल्ड डॉग्स बुशवेल्ड में गश्त लगाते रहते हैं, किसी मुठभेड़ की तैयारी में। ब्लैक राइनो की तरह ये अनोखी स्पीशीज भी भारी खतरे से घिरी है। इस अनोखे इकोसिस्टम में सभी जानवर जीवन के ताने बाने से आपस में जुड़े हैं। इनमें बहुत से पक्षी, कीड़े और मैमल शामिल हैं। और ये पेचीदा रिलेशनशिप इन बफेलोज जैसे बड़े मैमल्स के इर्द गिर्द मौजूद दिखती है। हजारों मक्खियां, पिस्सू और दूसरे पैरासाइट इनकी खाल पर रहते हैं, यहां तक कि इनके कानों और नाक में भी। और फिर इनकी तरफ आकर्षित होते हैं रेड बिल्ड ऑक्सपेकर्स, जो इन छोटे पैरासाइट्स को खाते हैं। और कभी कभी ये इनके खून की दावत उड़ाने का मौका भी नहीं गंवाते। दूसरी तरफ विशाल और ताकतवर अफ्रीकी हाथी भी इस माहौल का एक जरूरी हिस्सा हैं। दुनिया में कहीं भी लैंडस्केप और वहां रहने वाले जीवों के बीच ऐसा रिश्ता साफ तौर पर नजर नहीं आता। अपनी जबरदस्त ताकत और ढेर सी खुराक के कारण हाथी अपने इस आशियाने के बड़े हिस्सों की शक्ल बदलते रहते हैं। यह रिश्ता प्यार और तबाही दोनों से ही जुड़ा है, जो रोज ही इस लैंडस्केप का रूप बदलता रहता है। किसी अडल्ट हाथी को रोजाना 200 किलो से भी ज्यादा खुराक चाहिए होती है। इसमें पत्तियां, टहनियां और जड़ें भी शामिल हैं। इनकी पसंदीदा खुराक है इस जंगल के पेड़, और कुछ तीखे कांटे भी इस काम में कोई बाधा नहीं डाल पाते। इनके 4 बड़े बड़े मोलर्स होते हैं, जिनसे ये हर वो चीज चबा सकते हैं जिसे ये अपनी सूंड और टस्क से हासिल करते हैं। इस जंगल में एक और बड़ा जानवर रहता है। यह है व्हाइट राइनोसरस। अपने कजिन ब्लैक राइनो के उलट व्हाइट राइनो का ज्यादातर समय छोटे मेडोज में चरने में गुजरता है। इसका लंबा, सीधा और मोटा होठ कुदरत ने जैसे पेड़ों के बीच उगने वाली घास को खींचने के लिए ही बनाया है। व्हाइट राइनोस के बड़े शरीर ऑक्सपेकर्स को शानदार खुराक मुहैया कराते हैं। ये इनके शरीर पर बैठे बैठे दावत का मजा लेते रहते हैं, और इसमें इनकी मदद करते हैं खास तौर पर ढले इनके पंजे। अपने लंबे नाखूनों की बदौलत ये अपने इस चलते फिरते रेस्टोरेंट पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, पर कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। जब ये जमीन पर चलते हैं या मिट्टी में पलटनी मारते हैं तो पलट भी जाते हैं। व्हाइट राइनो शांति से जीते हैं आमतौर पर। बड़े मेल्स अपने इलाकों की निशानदेही के लिए पेशाब और अपने मल का सहारा लेते हैं,
आमतौर पर मेल्स एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अगर कोई फीमेल हीट में हो तो इनके बीच तनाव बढ़ जाता है। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए इनके तेवर बदल जाते हैं। और अगर 2.5 टन वजनी जानवर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए टक्कर मारे तो काफी चोट पहुंचा सकता है। ऐसे मुकाबलों में इन्हें शायद ही गहरी चोट पहुंचती हो, पर अगर जख्म गहरे हो जाएं, तो ऐसे उम्मीदवार की मौत भी हो सकती है। अफ्रीका के मैदानों में ट्रेजेडी रोजमर्रा की जिंदगी का ही एक हिस्सा है, और ये इस कमाल के लैंडस्केप के शानदार रोमांच का एक और पहलू है। बुशवेल्ड में इलाके और क्लाइमेट के हिसाब से बदलाव नजर आते हैं। लिम्पोपो और ओलिफेंट्स नदियां यहां के काफी बड़े जंगल से होकर गुजरती हैं और साउथ की गर्मियों में जरूरी पानी मुहैया कराती हैं। और जब बुशवेल्ड में पानी की कमी हो जाती है तो नदियों के पास वाले पेड़ों की पत्तियां कई जानवरों के लिए आशियाना और खुराक का जरिया बनती हैं। ये मस्त मौला ग्रिवेट्स या अफ्रीकन ग्रीन या सवाना मंकीज खेल रहे हैं। इन्हें इस बात की तसल्ली है कि कोई ना कोई हमेशा निगरानी करता रहता है। पुराने दौर के ये बंदर इस अनोखे वुडलैंड हैबिटेट में खूब फलते फूलते रहते हैं। जब आसपास के इलाके सूख जाते हैं तो अंजीर के पेड़ इन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक फल मुहैया कराते हैं। और ये इन तोहफों को कई तरह के पक्षियों के साथ प्यार से बांटते हैं, जैसे कि बार्बेट्स, टूराकोस और गिनी फाउल। ये जंगल की जमीन पर गिरने वाले फलों को मजे से खाते रहते हैं। पर यहां जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। यह अफ्रीकन फिश ईगल वाकई खतरनाक होता है और ये ऊपर उड़ रहा है। ग्रेवेट्स कम से कम 3 अलग अलग तरह की अलार्म कॉल्स देते हैं, जैसे कि आसमान से इन ईगल या बाज से खतरा पेश होने पर, और ये सांपों और तेंदुओं की मौजूदगी के बारे में भी स्पेशल कॉल्स देते हैं। सवाना में कई तरह के शिकारी जीव होते हैं और यहाँ हर एक का एक खास रोल होता है। मिसाल के लिए हाइनास फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, शेरों और तेंदुओं से भी ऊपर। इस मेल राइनो को मुठभेड़ में जो घाव लगे थे उससे इसकी मौत हो गई और हाइनास और वल्चर्स अब इसकी दावत उड़ाने लगते हैं।
स्पॉटेड हाइनास बुशवेल्ड्स के सबसे इफेक्टिव स्कैवेंजर्स होते हैं, पर साथ ही यहाँ के सबसे जबरदस्त शिकारी भी। अपनी बदनामी के बावजूद ये अपनी खुराक का 80% हिस्सा खुद शिकार करके जुटाता है। ये अक्सर बीमार या मृत जीवों को चुनते हैं, जैसे कि ये राइनो। सभी मांसाहारी जीवों में इनकी बाइट सबसे ताकतवर होती है, जिससे ये सबसे बड़ी हड्डियों को भी चकनाचूर कर देते हैं। साथ ही इनके दांत भी बहुत सख्त होते हैं, तो कुछ ही दिनों में हाइनास का कोई झुंड वल्चर्स के साथ मिलकर इतने बड़े राइनो की बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं, और इस तरह ये जंगल भी एकदम साफ सुथरा बना रहेगा। सदर्न अफ्रीकन बुशवेल्ड इस कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से में विशाल ऊबड़ खाबड़ पठार पर मौजूद है, और यहाँ ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और सैंडस्टोन की चट्टानें मौजूद हैं। इन चट्टानों के बीच एक छोटा और कम दिखने वाला क्लिप स्प्रिंगर हिरन रहता है। ये तेंदुए की पसंदीदा खुराक भी है। यहां चट्टानों के नीचे ब्रश में अब भी पतझड़ वाले रंग दिख रहे हैं, पर यहां पेड़ अलग हैं। यहां मोपाने ट्रीज काफी ज्यादा हैं। मोपाने एक अनोखी स्पीशीज है जो अफ्रीका के सिर्फ इसी इलाके में उगती है। इस इकोसिस्टम के दूसरे पेड़ों से उलट मोपाने की पत्तियां खासी चौड़ी और पंखों की तरह बीच से दो हिस्सों में बटी होती हैं। मोपाने एक स्थानीय शब्द है और इसका मतलब है तितली। सवाना इकोसिस्टम में घास की भी उतनी ही अहमियत है जितनी मोपाने और दूसरे पेड़ों की। ये यहां खुले मैदानों जितनी बहुतायत में तो नहीं मिलती, पर यह घास पात खाने वाले बड़े जीवों के लिए जरूरी है, जैसे कि ये केप बफेलो। सिर्फ यही यहां बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं। जिराफ, मोपाने और दूसरे बुशवेल्ड ट्रीज से अपनी खुराक लेते हैं। अपनी लंबी जीभ के जरिए ये सबसे बढ़िया कोंपलों को तोड़ पाते हैं, पर इन्हें जल्दी करनी होती है वरना पत्तियां झड़ने लगेंगी। पत्तियां रंग बदलती हैं और फल पकने लगते हैं, क्योंकि गर्मियां आगे बढ़ती जा रही हैं। अब ट्री स्क्विरल्स मोपाने के बीन के आकार वाले ऑयल रिच फ्रूट को अपनी खुराक बनाती हैं। मोपाने की बदौलत ये गिलहरियां इस वुडलैंड के बहुत छोटे से हिस्से में ही अपनी तमाम अहम जरूरतें पूरी कर सकती हैं। साथ ही इन्हें शिकारियों से भी बचाव हासिल रहता है। ये है माउस बर्ड्स का एक झुंड
जो खतरे से सुरक्षित है। सवाना इनके पसंदीदा एनवायरनमेंट्स में से एक है और ये अक्सर फ्रूट, शूट्स और पत्तियों को बुशेस और श्रब से इकट्ठा करते रहते हैं। ये एक दूसरे की ग्रूमिंग के लिए आपस में सट कर रहना पसंद करती हैं। इस तरह के टाइट ग्रुप्स बनाने से ये गर्म भी रहती हैं। सदर्न समर्स में टेम्परेचर घटकर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माउस बर्ड्स तो रात के लिए आपस में सट चुकी हैं और गिनी फाउल अब धीरे धीरे पेड़ों के नीचे जा रही हैं। ये पूरा दिन बीजों के लिए जमीन को खगालती रही हैं, पर रात में ये ऊपर मौजूद डालियों पर चली जाती हैं। बटरफ्लाई फॉरेस्ट में शाम ढल रही है और इसके कुछ बड़े आकार वाले वासी अब भी खा रहे हैं। सदर्न अफ्रीका के इन कमाल के जंगलों में जीवन की ताल कभी नहीं थमती। कुछ जंगलों में कुछ बहुत ही इंप्रेसिव और दमदार दिखने वाले जीव कभी कभी महत्वहीन से लगते हैं। बेशक उनकी कॉल्स जबरदस्त हों, पर जिन विशाल लैंडस्केप्स में वो रहते हैं वो उन्हें बौना सा बना देते हैं। नॉर्थ अमेरिका की कुछ सबसे कमाल की माउंटेन रेंजेस में जो जंगल हैं, वहां काफी अलग अलग तरह के जंगली जीव रहते हैं। और जो पेचीदा ताना बाना उन्हें आपस में जोड़ता है, उसे जानवरों, चट्टानों, पहाड़ों, घास के मैदानों और जंगलों के बीच के रिश्ते को उन पेड़ों की विशालता और साइज के मुकाबले समझना मुश्किल हो सकता है। पर मुश्किल से ही दिखने वाले दुनिया के सबसे पुराने जीव यहां रहते हैं। ये हैं पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल, सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पेड़। गुनगुना कोस्टल क्लाइमेट और पैसिफिक की ठंडी जलराशि एक बहुत ही रिच इकोसिस्टम को जन्म देते हैं और इसका सबूत है यहां मिलने वाले ढेर सारे एलिफेंट सील्स और परिंदे। एलिफेंट सील्स कोस्ट के साथ साथ अपनी ब्रीडिंग कॉलोनीज बनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होती हैं। ये या तो बीच पर धूप सेकती हैं या लहरों में आराम से खेलती रहती हैं और रात होने का इंतजार करती हैं ताकि मछलियों के शिकार पर निकल सकें। नमी भरा और न ज्यादा गर्मी और सर्दी वाला ये माहौल
उन पाइन्स के लिए एकदम सही है जो उन चट्टानों के किनारे उगते हैं जो नीचे समुद्र तक जाती हैं। टॉरी पाइन्स और बिशप पाइन्स कोस्ट के करीब उगते हैं और समुद्र में जाने वाले और जमीनी दोनों तरह के पक्षियों के लिए आशियाना मुहैया कराते हैं। समुद्र द्वारा बनाए गए इस माइक्रो क्लाइमेट में शानदार कोस्टल फॉरेस्ट्स पनपते हैं, पर ये तो उन शानदार जंगलों की सिर्फ एक बानगी भर है जो बाकी कैलिफोर्निया में मिलते हैं। कैलिफोर्निया किस्से कहानियों वाली एक सरजमीन जहां पेड़ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ बेहद मशहूर और वाइल्ड जगहों को मायने और पर्सनालिटी देते हैं। इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स में कॉनिफर्स की जो डाइवर्सिटी और वेल्थ दिखती है वो दुनिया में और कहीं नजर नहीं आती। ये पाइन्स कई एकदम अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढल गए हैं, तो इस इलाके में बहुत तरह की स्पीशीज मिलती हैं। इनलैंड कैलिफोर्निया में कई पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी कुछ जगहों पर ऊंचाई 1400 मीटर से भी ज्यादा है, और मिथ और लेजेंड वाली सिएरा नेवाडा तो इसकी सबसे ज्यादा अहमियत वाली माउंटेन रेंज है। इसकी चोटियों और ढलानों पर दुनिया के कुछ सबसे घने जंगल मिलते हैं। पुराने ग्लेशियर्स ने योसेमिटी इलाके जैसी कमाल की जगहों में ऊंची ऊंची घाटियां तराशी हैं। इस नेशनल पार्क के जंगल बहुत तरह के जीवों और पेड़ पौधों को जीवन भी देते हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं। मिसाल के लिए ये वापिटी या एल्क का इलाका है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिरण है और इसका वजन 450 किलो तक हो सकता है। मेल्स फीमेल्स के मुकाबले करीब 25% बड़े होते हैं और इनके साल के ज्यादातर दिन जंगल में छिपे रहकर ही बीतते हैं। ये यहाँ पत्तियां, बर्ड्स और पेड़ों की छाल खाते रहते हैं। एल्क्स के मिलन करने का मौसम पतझड़ में शुरू होता है। ये तभी जंगल से बाहर बड़े बड़े मेडोज में निकलते हैं और वहां ये अपनी मादाओं को इकट्ठा करते हैं। इनकी आवाजें सुबह और शाम सुनी जा सकती हैं। इनके जरिए हर मेल अपनी ताकत जताता है और राइवल्स को चुनौती देता है। जहां एल्क हीट में हैं और इनकी मौजूदगी जंगल में साफ नजर आती है, वहीं काले भालू सर्दियां शुरू होने से पहले खुराक इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। ये अपने इलाके के दायरे में ही रहना पसंद करते हैं। ब्लैक बेयर्स कई अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स में मिलते हैं, पर इन्हें ज्यादा पसंद आते हैं पहाड़ी जंगल।
ये भालू जंगल में एक मीठी चीज की तलाश में घूम रहा है। पतझड़ में इस कम घने जंगल की झाड़ियों में शुगर से भरपूर बेरीज लदी रहती हैं, जो सर्दियां आने से पहले वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन होती हैं। ब्लैक बेयर्स एक दिन में 20,000 कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए इस जबरदस्त फैट रिजर्व की जरूरत होती है। हालांकि काले भालू सब कुछ खा लेते हैं, पर इनकी खुराक में 70% हिस्सा पेड़ पौधों का होता है। बाकी हिस्से में कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि शहद, कैरियन, ग्रास हॉपर जैसे कीड़े और ट्राउट जैसी मछलियां। भालू क्योंकि जंगल से कहीं जाते नहीं, तो एल्क को ये नजर नहीं आते हैं। वैसे भी ये अपने मिलन और मेटिंग के काम में नदियों के किनारे मौजूद मेडोज में बिजी रहते हैं। मेल हर फीमेल को सूंघ कर पता लगाते हैं कि क्या वो मेटिंग की हालत में है। इन्हें सही समय का इंतजार करना होता है, पर उससे पहले तक फीमेल्स उनसे दूरी ही बनाए रखती हैं। कभी कभी तो कोई फीमेल अपने बच्चे को दूध भी पिला रही होती है। साल के इन दिनों में मेडोज खूब हरे भरे होते हैं, जिससे एल्क को रट के लिए जरूरी ताकत मिलती है। एल्क अपनी न्यूट्रिशन खुराक वाले इलाके को हिरण जैसी एक स्पीशीज के साथ शेयर करते हैं, जिसका नाम है प्रोंगहॉर्न। ये मैदानों में रहने वाले शाकाहारी जीव हैं। गर्मियों और पतझड़ की शुरुआत में ये लगातार चरते रहते हुए रोजाना 4 से 7 किलो घास खा जाते हैं। प्रोंगहॉर्न बेशक इस शानदार जंगल की सीमा के आसपास घूमते रहते हैं, पर वो इसके अंदर दाखिल नहीं होते। ये खुले मेडोज में रहना पसंद करते हैं। इनके शरीर तेज रफ्तार पर सफर करने के लिए ढले हैं। पूरी रफ्तार पर दौड़ते हुए उनकी स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। प्रोंगहॉर्न्स के गिने चुने ही शिकारी होते हैं, और इन्हीं में से एक है कायोटी, जो इनके बच्चों का शिकार करता है जब ये कुछ ही दिन के होते हैं। पर पतझड़ में कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि तब ये बिना किसी रुकावट के भाग सकते हैं। कायोटी यूं तो कई अलग अलग इकोसिस्टम्स में जिंदा रह सकते हैं, पर सफर के लिहाज से इन्हें घास के मैदान ही पसंद हैं। लेकिन फिलहाल ये ऐसे जानवरों की तलाश में हैं जो कम शर्मीले होते हैं। कायोटी के दिन का काफी हिस्सा छोटे रोडेंट्स के शिकार में बीतता है, जैसे कि श्रूज और वोल्स, जो इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा होते हैं। वेस्टर्न कैलिफोर्निया के मशहूर पहाड़ों में
कई पेचीदा रिवर सिस्टम नजर आते हैं और ये नदियां मैदानों, घाटियों और जंगलों से होकर बहती हैं। इन्हें पानी मिलता है पिघलती बर्फ से, जो सिएरा के सबसे ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ हिस्सों में गिरती है। गर्मियों के दौरान एल्क दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान हरे भरे चारागाहों और सुकून को ढूंढते रहते हैं। नदियों के आसपास और करीब 2000 मीटर की ऊंचाई वाले ढलानों पर भरपूर घने जंगलों के अंदर व्हाइट टेल डियर जैसी शर्मीली प्रजातियां छिपी रहती हैं। नॉर्थ अमेरिका के इसी इलाके में इस दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजातियां खूब फलती फूलती हैं और ये सभी कॉनिफर्स होते हैं। ये इलाका पोंडेरोसा पाइन, इंसेंस सीडार और व्हाइट फर का है और इन सबसे भी ज्यादा ऊंचाई पर जायंट सिक्वोया नजर आता है, जो उगता है 1370 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर। अमेरिकन डियर की एक प्रजाति छोटे व्हाइट टेल डियर का वजन 160 किलो तक होता है और इसे ये जंगल बहुत पसंद है, पर रेडवुड्स के सामने ये आंकड़ा बेमायने ही है। कैलिफोर्नियन सिक्वोया सबसे बड़े पेड़ों से भी विशाल होता है और इसीलिए इसे दुनिया का इंप्रेसिव लिविंग बीइंग कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज के मुकाबले इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होता है। ऐसे किसी सबसे बड़े पेड़ का वजन 2000 टन तक बताया जाता है। जायंट सिक्वेयास की सबसे बड़ी संख्या क्रिटेशियस पीरियड में हुआ करती थी। आज ये कैलिफोर्निया के काफी कम जंगलों में ही मिलते हैं। इन पेड़ों की उम्र भी बहुत ज्यादा होती है, कुछ तो 3000 साल से भी पुराने हैं। ज्यादातर रेडवुड्स 70 साल से छोटी उम्र होने से पहले बीज बनाना शुरू नहीं करते हैं। अंदाजे के मुताबिक अपने रिप्रोडक्टिव सीजन के दौरान कोई मैच्योर जायंट सिक्वोया 11,000 कोन्स प्रोड्यूस करता है और इनसे हर साल 3 से 4 लाख बीज जमीन पर फैलते हैं। ये बीज गिलहरियों की कई प्रजातियों के लिए किसी शानदार दावत जैसे हैं, जो इन शानदार जंगलों में ही रहती हैं। ये गिलहरियां भी रेडवुड्स के बीज फैलाने का एक जरिया है, पर मौसम और मिट्टी के हालात इस काम में कहीं ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 100 करोड़ बीजों में से कोई एक अंकुरित होता है। इन कॉनिफर जंगलों में गिलहरियां काफी तादाद में हैं और इकोलॉजी के हिसाब से इनकी काफी अहमियत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये काफी बीज खाती हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये इन्हें जमीन में स्टोर करके रखती हैं, जिससे वो बाद में अंकुरित हो जाते हैं। डगलस स्क्विरल्स तो अपने गोदाम बनाती हैं, जहां वो 18,000 तक पाइन कोन्स छिपा देती हैं।
इन गिलहरियों की बड़ी संख्या और वैरायटी के कारण लॉन्ग टेल वीजल जैसे कई छोटे कार्निवोर्स इस तरफ आकर्षित होते हैं। कैलिफोर्निया का इकोसिस्टम इतना भरपूर है कि पाइन का जंगल ऊपर की तरफ फैलता रहता है और नई किस्में 3000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर चट्टानों की दरारों और ठंडी और मुश्किल जगहों पर पॉलिनेट होती रहती हैं। यह है सब एल्पाइन फॉरेस्ट। यहाँ क्लाइमेट ज्यादा ठंडा होता है और लंबी और बर्फीली सर्दियों के दौरान यहाँ खूब बर्फ पड़ती है। यह इलाका है व्हाइट और लॉचपोल पाइन्स का और माउंटेन फर का। इस जंगल के सबसे वाइल्ड और उबड़ खाबड़ इलाकों में मूफ्लॉन के झुंड शरण लेते हैं। ये स्पीशीज बताती है कि इकोसिस्टम्स की सेहत कैसी है, क्योंकि ये अपने हैबिटेट में होने वाले मामूली से बदलावों के प्रति भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। यहां इसकी मौजूदगी जताती है कि इन जंगलों की हालत बढ़िया है। मूफ्लॉन्स इस उबड़ खाबड़ इलाके के हिसाब से बखूबी ढले हुए हैं और यहां ये शिकारियों से छिपने के लिए जंगल का इस्तेमाल करते हैं। ये पतझड़ और सर्दियों में ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों में भी जाते हैं ताकि ऊंचे पहाड़ों के बेरहम मौसम से बच सकें। फीमेल्स चलते चलते चढ़ती रहती हैं। इन्होंने ये तरीका शिकारियों को चकमा देने और अपने बच्चों को बचाने के लिए निकाला है। गठीले और ज्यादा ताकतवर मेल्स पहले खाते हैं और फिर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। इससे उनका खाना बहुत बढ़िया तरीके से पचता है, जिससे ये साइज में फीमेल्स से बड़े हो जाते हैं। चाहे वो माउंटेन रेंजेस हों जहां मूफ्लॉन घूमते हैं या फिर वो बीचेस जहां एलिफेंट सील्स धूप सेकती रहती हैं, अमेरिका के कैलिफोर्नियन वेस्ट कोस्ट में हमारी दुनिया के कुछ सबसे कमाल के कनिफेरस जंगल मौजूद हैं, चाहे साइज हो या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। चाहे समुद्र का किनारा हो या 3000 मीटर ऊंची एल्पाइन पीक्स, हमारे ग्रह के सबसे कमाल के पेड़ पौधे मिलते हैं फॉरेस्ट्स ऑफ जायंट्स में। अब चाहे बात हो साइज, ऊंचाई या फिर उम्र की।